स्वागत है बच्चों आपका आज के इस वीडियो में। और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें सीधा जो आंसर है वो बिल्कुल सीधे दिए हुए हैं इसी सेंटेंस के अंदर। और ये सारा सिलेबस आपका एसएसटी का 10th क्लास का हिस्ट्री का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह फ्रांस में बुर्बो राजा को हटाया गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि जुलाई 1830 में क्या हुआ था, प्रथम विद्रोह हुआ था, और किस राजा को हटाया गया था उस समय, बुर्बो राजा को। कहाँ के थे, फ्रांस के। बुर्बो राजा 1815 में रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के समय सत्ता में बहाल हुए, अर्थात जब रूढ़िवादी प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा ही जोरों शोरों पर थी तो उस समय बुर्बो राजा को सत्ता में काबिज किया गया था 1815 में। लुई फिलिप बुर्बो राजा के बाद एक अध्यक्ष के रूप में संवैधानिक राजतंत्र के प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि बुर्बो राजा के बाद एक नए अध्यक्ष के रूप में, एक नई पार्टी के रूप में, संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जो प्रमुख व्यक्ति आए वो थे लुई फिलिप। एक पंक्ति है यहाँ पर कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यह पंक्ति है मेटरनिक की। दूसरा, रूमानी कल्पना एक विचार था रूमानी कल्पना का जो संबंधित है भावना से, अंतर्दृष्टि से और रहस्यवादी पर जोर देता है। ये पर्सन नंबर 63। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड एक रूमानी चिंतक थे। पूछा जा सकता है कि एक रूमानी चिंतक का नाम बताइए, तो आपका उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रुआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकार थे। फ्रेंच रूमानी चित्रकार के विषय में पूछा जाएगा तो आप ये नाम वहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है। मेत्सनी ने बर्न में 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की। पूछा जाएगा यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेत्सनी ने की। कब की, 1830 में। कहाँ की, बर्न में। राष्ट्रीय भावना पैदा करने में भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय भावना को पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो भाषा का है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को यूरोप हटाकर रूसी भाषा ला दी गई, अर्थात यूरोप में जो पोलिश भाषा थी उसको हटा दिया गया रूसी कब्जे के बाद, और वहाँ पर रूस की भाषा को सभी लोगों पर एक तरह से लागू कर दिया गया। यूरोप में 1830 का दशक भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। पूछा जाएगा कि 1830 का दशक कैसा था, तो आप लिखेंगे भारी कठिनाइयों भरा दशक था। किसके लिए, यूरोप के लिए। 1848 में ही खाने पीने की कमी हो गई। बेरोजगार के कारण लुई फिलिप को भागने पर विवश किया गया। जो लुई फिलिप थे आपके बुर्बो राजा के बाद आए थे, लुई फिलिप संवैधानिक राजतंत्र के प्रमुख थे, उनको वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि 1848 में ज़्यादा ही समस्याएं आ चुकी थी आर्थिक रूप से। राष्ट्रीय सभा, जिसका दूसरा नाम नेशनल असेंबली भी है, ने गणतंत्र घोषित किया और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया। केवल वयस्क पुरुष मताधिकार व राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। आप कह सकते हैं केवल वयस्क पुरुषों को ही मताधिकार दिया गया और उस समय राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए जब नेशनल असेंबली को लागू किया गया। पत्रकार विल्हेम वुल्फ एक यूरोपीय पत्रकार था। पूछा जाएगा एक यूरोपीय पत्रकार का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए विल्हेम वुल्फ। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। ग्रिम्स दो भाई थे, दो भाई जो कहानी लिखते थे और कहानियों का संग्रह करते थे। पुरानी जो कहानियाँ थी उनका संग्रह करते थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। ग्रिम बंधु ने 33 खंडों में जर्मन भाषा का एक शब्दकोश प्रकाशित किया। जर्मन लैंग्वेज का एक डिक्शनरी भी बनाया उन्होंने, और जो 33 खंडों में विभाजित था। ये पूछा जा सकता है कौन, किन्होंने, ग्रिम बंधुओं ने, दो भाई थे। इन्होंने अपनी कहानी का पहला संग्रह 1812 में प्रकाशित किया। मतदान द्वारा चुने गए व्यक्ति निर्वाचित कहलाते हैं। जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं निर्वाचित। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट बनाया गया। 1861 में जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया, विलियम प्रथम को। कहाँ के, पर्सा के राजा को। कहाँ का, जर्मनी का। इटली एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्रमुख मंत्री था कावूर। पूछा जाएगा इटली का एकीकरण में प्रमुख योगदान किसका था, तो मंत्री कावूर का था। गेलिक भाषा स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों की थी। पूछा जाएगा कि गेलिक भाषा कहाँ की थी, तो आपको पता होना चाहिए स्कॉटिश हाईलैंड्स की। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ। इसके नीचे अंडरलाइन है, जहाँ जहाँ भी आपको अंडरलाइन दिख रही है वो मेन पॉइंट है उस क्वेश्चन का। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ 1707 में, और इस एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो पूछा जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का गठन किसके माध्यम से हुआ, तो आप कहेंगे एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। आयरलैंड कैथोलिक, इसे हम कैथलिक व प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बंटा हुआ था। ये वही दो प्रमुख गुट हैं जिसे हम कहते हैं कि ईसाई धर्म में प्रमुख दो गुटों के नाम बताइए, तो पहला है कैथलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ब्रिटेन का ब्रितानी झंडा यूनियन जैक तथा राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग है।
तो ब्रिटेन के झंडे का नाम है यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान ये लिखा हुआ है गॉड सेव अवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में जूसेपे गैरिबॉल्डी 1807 से 82 में सबसे प्रमुख थे। इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जूसेपे गैरिबॉल्डी, ना कि मेथ्सिनी। मेथ्सिनी अलग है, गैरिबॉल्डी अलग। 1860 में गैरिबॉल्डी ने दक्षिणी इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया। एक्सपीडिशन ऑफ 1000 को हम 1000 लोगों का अभियान भी कहा जाता है इसको। इसकी कुल सदस्य संख्या उस समय 30,000 थी। इस अभियान से जुड़े स्वयंसेवक रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। जो भी इस अभियान से जुड़े थे, किस अभियान से? एक्सपीडिशन ऑफ 1000 से, उन्हें रेड शर्ट कहा गया और रेड शर्ट के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 87 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 1867 में गैरिबॉल्डी के स्वयंसेवकों की सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई। तो गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में या उनकी जो स्वयं सेवक थी, आप कह सकते हैं उनके जो स्वयंसेवी थे या उनकी सेना थी, वो पेपल राज्य, एक नाम है, पेपल राज्य से लड़ने कहाँ गई? रोम गई। ठीक, पेपल राज्य इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। एक ऐसा राज्य मात्र बचा था, पेपल राज्य, जो इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहा था। आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक कौन कौन से हैं, पूछा जाएगा। स्वतंत्रता के प्रतीक बताइए, तो लाल टोपी अथवा टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। प्रतीक भी पूछे जा सकते हैं। इंसाफ को आमतौर पर एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वह तराजू लिए हुए दिखाया जाता है, उसे इंसाफ की देवी कहा जाता है। मारियान के स्वतंत्र व गणतंत्र चिन्ह थे लाल टोपी, तिरंगा तथा कलगी। मारियान के स्वतंत्र चिन्ह पूछे जा सकते हैं और गणतंत्र चिन्ह पूछे जा सकते हैं, तो यही हैं, ध्यान से पढ़ने हैं आपने। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, जो वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया, मारियान और जर्मेनिया आपको नाम याद ही होगा, पिछले सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। अब कुछ प्रतीक हैं, ये प्रतीक पूछे जा सकते हैं। पहला प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका अर्थ है आज़ादी मिलना। दूसरा है बाज छाप कवच, इस प्रतीक का अर्थ है जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, शक्ति है। ठीक, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो है वो शांति की चाह का प्रतीक है। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात है। फ्रैंकफर्ट आपको पता है एक संसद है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन अर्थ, इसका अर्थ है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन का अर्थ है राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। यूरोप में 1871 के बाद राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। ठीक, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव पुकारा जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो आज के सेशन के इतना ही, और ये हिस्ट्री का आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।